नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भले ही एयरलाइन कंपनियों ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लिए फौरी तौर पर आर्थिक मदद का ऐलान किया है, मौत पर मुआवजे का मरहम लगा दिया है। हादसे में कई ऐसे लोग हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह से विमान उड़ान भरने से महज 59 सेकंड के बाद क्रैश हो गया, जिस तरह दुनिया का सबसे एडवांस विमान धुएं के गुबार में तब्दील हो गया, इसने कई सवालों को भी जन्म दिया है कि आखिर इतने पैसे लेने के बावजूद भी 1 मिनट की उड़ान में हादसा किसकी गलती की वजह से हुआ है। क्या एयरलाइन सुरक्षा के जो मानक हैं उसको पूरा नहीं करती है? क्या जानबूझकर यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? कई मौके पर ऐसे उदाहरण आए जब एयर इंडिया की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं, कभी सीट को लेकर तो कभी एसी को लेकर, कभी व्यवस्था को लेकर एयर इंडिया की कमजोरियां उजागर हुई हैं और बार बार हुई हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर बातचीत भी करेंगे। 2 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। इस बीच ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कैसे यात्री परेशान हैं और बार बार शिकायत कर रहे हैं। एसी नहीं चल रहा है, प्लेन का स्क्रीन काम नहीं कर रही है, मदद के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो सही समय पर निकल नहीं रहे हैं। यात्री अपनी जान बचाएंगे कैसे? कैसे उनकी जान बची रहेगी? और क्या गारंटी है कि आसमान की ऊंचाई पर जो यात्री पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा यथावत रहेगी? कौन इसका जिम्मेदार होगा? कौन गारंटी लेगा? ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयर इंडिया की बदइंतजामी की। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरलाइंस और डेडलाइन। ऐसे में सवाल उठ रहा है, विजय रूपाणी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उनके लिए लकी नंबर्स में से एक माना जाता था 1206। और हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विजय रूपाणी की जितनी भी गाड़ियां हैं, आप देखिए 1206 नंबर की, जितनी भी तारीखों को उन्होंने काम किया वो 1206 हमेशा उन्होंने टच करने की कोशिश करी, लेकिन उनको पता नहीं था शायद कि वो एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं था शायद कि वो उस जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं, उस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं जो यात्रियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं लेती है। तस्वीरें देखिए, ये यात्रियों ने तस्वीर बनाई है, किस तरीके से लोग लाइन में खड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है। और जो दूसरी तस्वीर आप इस स्क्रीन पर देख पाएंगे, ये तस्वीर तो दिल्ली से एक यात्री इसी प्लेन पर चढ़ा था, उस प्लेन का है जो हादसाग्रस्त हो गया। एसी नहीं चल रहा है, स्क्रीन नहीं चल रही है, लाइट इवन ऑपरेट नहीं हो रही है। सोचिए, अगर आपको तेजी से कहीं पहुंचना है, अपने परिजनों के पास पहुंचना है, तो आप जो सबसे सशक्त माध्यम का चयन करते हैं वो माध्यम होता है हवाई उड़ान, हवाई सेवा। लेकिन आपकी उसी व्यवस्था का, उसी मजबूरी का फायदा उठाती हैं ये कंपनियां। किस तरीके से मनमाने दाम तो वसूलती हैं, लेकिन उन दामों की एवज में आपको सुविधा नहीं देती हैं। कैसे आपकी मेहनत की कमाई आपकी जान का सबब बन रही है, ये 2 तस्वीरें दिखाती हैं। कैसे एयरलाइंस आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये तस्वीरें दिखाती हैं। तो देखिए, भारत में एयरलाइंस की मनमानी का सिलसिला पहला नहीं है। भारत में हमेशा हवाई यात्रा के नाम पर मनमानी दाम वसूले गए। किराया तय करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। एयरलाइंस की जो मनमानी है वो हम आपको बता रहे हैं। फेस्टिवल में 300 गुना किराया वसूल करती हैं ये कंपनियां।
आपसे मनमाने दाम तो वसूलती हैं, लेकिन सुविधाएं कोई नहीं देती। खास मौके पर मनमाना दाम वसूलती हैं। किराया तय करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। एयरलाइंस की मनमानी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एयरलाइंस की जो कंपनियां हैं, तमाम कंपनियां मनमानी किराया, आपकी व्यवस्थाओं को, आपने वो स्लोगन सुना होगा, आपदा में अवसर को तलाश लेना। तो आपदा में अवसर तलाशने का काम अगर वाकई इस लाइन को किसी ने साध लिया है तो एयरलाइंस ने साध लिया है और 300 गुना किराया बढ़ाते हैं। अगर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो किराया बढ़ जाता है। आप राजधानी से ट्रैवल कर रहे हैं तो किराया बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप किसी राज्य की कैपिटल से ट्रैवल कर रहे होंगे तो किराया अलग होता है। जिस रूट पर ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां का किराया बहुत अलग होता है। मनमाना किराया वसूल करते हैं, लेकिन उसके एवज में सुविधा कोई नहीं देते। चले, हमारे साथ चर्चा के लिए दो मेहमान जुड़े हुए हैं। अनूप दुबे हैं, हवाई यात्री हैं आप, और कैप्टन कबीर मलिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ अनूप जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा रहेगा। देखिए, एयरलाइंस आप हमेशा ट्रैवल करते होंगे, हम हमेशा ट्रैवल करते हैं और अमूमन देखते हैं कि फेस्टिव सीजन हो या फिर जिस रूट पर ट्रैफिक ज्यादा हो, अक्सर उन किरायों में बढ़ोतरी कर दी जाती है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। अनूप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। चलिए, अनूप जी का फ्रेम सेट हो रहा है, तब तक मैं कैप्टन कबीर मलिक के पास जाऊंगी। कैप्टन कबीर मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, पहला सवाल मेरा, एयरलाइंस का किराया तय करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं, मनमानी किराया लेते हैं, उसके बावजूद सुविधा नहीं देते। तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सर, ना स्क्रीन काम कर रही है, ना लाइट काम कर रही है, ना एसी काम कर रही है। यात्री जाएं तो जाएं कहां, मजबूरी है, ट्रैवल करना पड़ेगा। देखिए, अभी जो आपने बात बोली कि यात्री इस चीज़ को बहुत सालों से फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, और मेरा ये मानना है कि जैसे कुछ टाइम पहले मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अभी एविएशन जो है पूरे संसार के अंदर बूम पे है और उसके अंदर जो यात्रियों की संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो यात्रियों की जो सुख सुविधा है उसके अंदर सहूलियत देनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। अगर आज से आप 20, 25, 30 साल पहले होंगे, जब सारा एयरलाइन थी, जेट एयरलाइंस हुआ करती थी, आपको पता है, फिर किंगफिशर एयरलाइंस आई थी, उससे एयर डेक्कन भी एक आई थी। तो उस टाइम में जो एयरलाइन का सिनेरियो था, एयरलाइन का जो स्टैंडर्ड था, वो बहुत क्लास था, बहुत नंबर 1 था। वहां पर हर एक यात्री के ऊपर ध्यान दिया जाता था। एयरक्राफ्ट भी एकदम न्यू ब्रांड होते थे, उनको पैसेंजर्स फ्लाइंग गिफ्ट्स भी उनको दिए जाते थे, फूड की क्वालिटी नंबर 1 हुआ करती थी। लेकिन पिछले 20 सालों में आप कह सकते हो, 15 से 20 सालों के बीच इतना ज्यादा गिरावट आ गई है इंडस्ट्री के अंदर कि कंपटीशन के नाम पे अपना नाम ऊंचा करने के लिए मेरे ख्याल से सभी एयरलाइंस ने जो है यात्रियों के हितों की बात को ध्यान में रखना बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर वो पॉलिसी हो गई है कि लोगों को कम किराए में यात्रा करनी है, उन्होंने जाना ही जाना है, तो उसके अंदर उनको फैसिलिटीज मिले नहीं मिले, इससे कोई मैटर किसी भी एयरलाइन को नहीं पड़ता है। दूसरी बात रही सरकार की, सरकार का इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई योगदान नहीं है। सरकार समय समय पर गाइडलाइन जारी करती है, इवन डीजीसीए भी इसके अंदर गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका नाम लेना मुझे उचित नहीं रहेगा। उन कंपनियों ने इसको एक अपनी बापौती या कह दीजिए अपने घर की एक जागीर समझ लिया है कि पैसेंजर जाए बाहर में, हमें तो प्रॉफिट कमाना है, और कैसे कमाना है, कितना कमाना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी नया उदाहरण आपको मिलेगा, जस्ट कुछ दिन पहले जब पुलवामा में अटैक हुआ था, सॉरी कश्मीर में अटैक हुआ था, तो उस टाइम में कश्मीर का किराया अगर आपने देखा होगा कि वो जो टिकट वहां से आने वाली 5,000 4,000 की हुआ करती थी, वो 50,000 60,000 तक पहुंच गई थी। और उसके अंदर अगर आपने देखा कि वहां के लोकल जो लोग थे
जो वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स थे, दूसरी बसेस थी, उन्होंने ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स और यात्रियों के लिए अपनी सेवाएं फ्री कर दी थी। इवन होटल्स वालों ने भी अपनी इतने छोटे लेवल के लोग, इतने बिजनेसमैन, उनका दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने यात्रियों को रात को अपने यहाँ पर फ्री में रखा, यहाँ तक कि जम्मू तक, कश्मीर तक उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी से भेजा। सरकार ने भी उसके अंदर बहुत मुस्तैदी दिखाई, लेकिन एयरलाइन ने, वो कहते हैं मौका प्रस्त चीजें हैं, अपने मौके को देखकर उन्होंने खुद मुनाफा काटा। उनको देशभक्ति से, लोगों की समस्या से किसी से कोई लेना देना नहीं। मलिक, अभी एक लाइन का मैंने जिक्र किया कि आपदा में अवसर को तलाश लेना, शायद इस लाइन को बहुत ज्यादा सीरियसली अगर किसी ने लिया है तो एयरलाइन कंपनीज ने लिया है और एविएशन सेक्टर ने शायद ले लिया है, और लोगों को पीछे, प्रॉफिट को आगे रखा है, हमेशा रखा है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो एयरलाइन बिजनेस है, मैं इसको हमेशा शुरू से, और मेरे जो सीनियर रहे हैं, अभी तक बड़े एक्सपर्ट्स आए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो, और मेरा भी यही मानना है, वर्ल्ड के अंदर एयरलाइन को चलाना एक वाइट एलिफेंट है। इसके खर्चे भी बहुत ज्यादा है अगर दूसरी तरफ देखा जाए, और जिस तरीके से अभी इन्होंने मनमाना तरीका अपनाया हुआ है, इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज के टाइम में देखा जाए तो फ्लाइंग करने वाले पैसेंजर ही हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी सुविधाओं का अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो मुझे लगता है इसकी क्वालिटी दिन पर दिन गिरती चली जाएगी, और इंडस्ट्री के अंदर, एविएशन इंडस्ट्री का कोई इसमें वजूद नहीं रह जाएगा। आप खुद अपने आप देखिए कि एयरलाइन के अंदर इतने एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से मान के चलिए 20%, 25% एयरक्राफ्ट जो है हमेशा ग्राउंड रहते हैं, उनकी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम खड़ी रहती है। और इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो फूड क्वालिटी जो पैसेंजर्स के लिए, वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उसके अंदर उनकी हेल्थ को कोई ध्यान में नहीं रखा जाता। मुनाफा कमाने के चक्कर में जो मर्जी अनाप शनाप परोसा जाता है। पैसेंजर बेचारा क्या करे, उसको ट्रैवल करना, भूख लगी तो खाएगा, और अपनी मनमर्जी वहां चला नहीं सकते। कोई अगर इस टाइप की चीजें करता है तो इसको फ्लाइंग करने से उसके खिलाफ एक मैंडेट लाया जाता है कि इस पैसेंजर को जो है, इसमें एयरलाइन से इसको जो है ब्लैकलिस्टेड किया जाता है। पीछे आपने देखा होगा बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी के जो एमपी थे, उन्होंने इसके बारे में क्वेश्चन रेज किया था, और बहुत जानी मानी पार्टी रही है हमारे देश के अंदर। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कॉन्ट्रोवर्शियल कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई पर्सनल गर्जिश नहीं है, ना मेरी पर्सनल कोई एनिमी की फीलिंग्स है उनके साथ, लेकिन फिर भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। उस एमपी का तकरीबन सभी एयरलाइंस ने उसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया था, और उनको आज तक ट्रैवल नहीं दिया जा रहा है। और एक और मैं आपको मजे की बात बताऊंगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रैवल किया था, तो मुझे एक अपने देश के बहावी एक एमपी मिले थे, जो अभी बड़े कम उम्र के अंदर एमपी बने हैं यूपी से। तो मेरी तकरीबन उनसे 1 घंटा इस विषय में बात हुई थी, और मैंने उनको बहुत बड़ा एक नोट लिख के, और जो प्रॉब्लम्स है एविएशन की, चाहे वो एयरलाइन से रिलेटेड हो, सरकार से रिलेटेड हो, पैसेंजर से रिलेटेड हो, या एयरपोर्ट संबंधी हो, वो सब मैंने उनको ब्रीफ में एक बड़ा अच्छा नोट लिख के मैंने उनको दिया। और मैंने उनको कहा कि अगर आप ये क्वेश्चन, ये मुद्दे अगर आप संसद में उठा सकते हैं, सरकार के संज्ञान में ला सकते हैं, तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। देश के अंदर इसका विकास होगा, हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत मजबूत होगी, हमारे पैसेंजर्स को भी इसके अंदर बहुत सुविधा मिलेगी, हमारे पैसेंजर्स बहुत इसको अच्छा फील करेंगे। तो सवाल ये रहेगा सर, क्योंकि देखिए, जब हम देश में यात्रियों की सुरक्षा की बात करते हैं, यात्रियों की सुविधाओं की बात करते हैं, हमने अगर हम नजर डालें, या हम देखिए बातचीत भी कर रहे हैं, हम नॉर्मली ट्रैवल भी करते हैं, तो जहां जहां भी सरकार का लगभग 60% हस्तक्षेप है, वहां वहां यात्रियों की सुविधाएं अभी भी कुछ हद तक तो जीवित हैं। फिर चाहे मैं ट्रेन सेक्टर की बात कर लूं, रेलवेज की बात कर लूं, फिर रोडवेज की बात कर लूं, या फिर बसेस की बात कर लीजिए, आप रिक्शास की बात कर लीजिए, इन तमाम सेक्टर्स की अगर हम बात करें, हम डेली जिससे रूबरू हो रहे हैं या कम दूरी के लिए जिनसे रूबरू हो रहे हैं, वहां पर सरकार का हस्तक्षेप है और लोगों को सुविधा मिल रही है। कम से कम फेस्टिव सीजन में इतना प्राइस हाइक नहीं जाता, किराया नॉर्मल है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते, सुविधाएं वही मिल रही हैं, सेफ्टी की गारंटी है, और टिकट के अंदर एटलीस्ट
इंश्योरेंस इंक्लूड होता है, लेकिन जब हम हवाई यात्रा कर रहे हैं उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, तमाम चीजें नहीं। तो सवाल मेरा ये कि क्या एविएशन सेक्टर में एविएशन कंपनीज, फिर चाहे वो प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट हो, इन तीनों ही सेक्टर्स में क्या सरकार को भी कुछ नॉर्म्स लेके आने चाहिए क्या, या सरकार का हस्तक्षेप 60% होना चाहिए क्या? आपको ऐसा क्या लगता है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसे अपने 3 ट्रांसपोर्ट मोड का ध्यान दिलवाया, अभी उनकी अभी आपने जो है डेफिनेशन यहाँ से डिस्क्राइब की है कि पिछले कुछ सालों में आज़ादी के बाद और पिछले कुछ सालों में 10-15 सालों के अंदर इन सेक्टर्स के अंदर बहुत रेवोल्यूशनरी जो है एक क्रांति आई है, बहुत बड़ा एक डिजास्टर चेंज आया है, जिसके अंदर कस्टमर्स, पैसेंजर्स का हितों का पूरा ध्यान रखा गया। अगर आपको मैं ध्यान देना चाहता हूं, कुछ दिल्ली से कुछ स्टेट्स के लिए बसेस चलती हैं, लग्जरी, वेरी लग्जरी क्लास बसेस हैं, जो वॉल्वो बसेस हैं, जो 2 से 3-4 करोड़ के बीच में आती हैं। उसके अंदर अगर आप कभी सफर करेंगे तो आप पाएंगे जो 1998, 96 और आपका 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 8 तक का जो हवाई सफर होता था, उसमें जो फैसिलिटीज प्लेन में पैसेंजर्स को मिलती थी, कस्टमर्स को मिलती थी, आजकल वो फैसिलिटीज वो लोग उस बस और ट्रेन के अंदर दे रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को आप देख लीजिए, बहुत सुपर लग्जरी है, उसके अंदर फूड क्वालिटी आप देख लीजिए, उसके बेडिंग सिस्टम आप देख लीजिए, नीट एंड क्लीन एसी सिस्टम देख लीजिए। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन आज के हवाई सफर से किया जाए तो मुझे नहीं लगता हवाई सफर ने उसको बढ़ाने की बजाय उसको घटाया ही है, उसको किसी एक न्यूनतम स्तर पर ले जाके उसको स्टेबल नहीं किया है, जिसके अंदर मुझे लगता है सरकार को अपना 100% जो है पैसेंजर्स के हितों का ध्यान रख के गाइडलाइन जारी करने चाहिए, जिसको बड़ी सख्ताई से प्रत्येक जो एयरलाइन हिंदुस्तान के अंदर और इंटरनेशनल जो भी आती है और जाती हैं, उनके ऊपर इसका जो है लागू होना अनिवार्य है देश के अंदर। तभी हमारे पैसेंजर मेरे जहन में एक और एग्जांपल आ रहा है 16-16-14 जी, जिस पर हमें शायद मुझे लगता है कि दर्शक इस एग्जांपल को भी समझना और सुनना चाहेंगे। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूं। देखिए, जब हम स्कूल फैसिलिटीज की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम में सर देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको तो गवर्नमेंट जो है वो बेहतर कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स सेट किए हैं कि आप पर्टिकुलर सालों तक आप जो है अपनी फीस को इंक्रीज नहीं कर सकते। आप एक बार तय कर लीजिए कि आपको क्या फीस रखनी है, आप कुछ सालों तक उस फीस को इंक्रीज नहीं कर सकते। प्लस अगर आप इतना अमाउंट ले रहे हैं पेरेंट्स से, तो इसकी एवज में आपको स्टूडेंट्स के लिए जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो आपको एटलीस्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और इसके लिए समय समय पर चेकिंग भी होती रहती है। तो क्या इस तरीके की कोई सिस्टम को गवर्नमेंट डेवलप कर सकती है क्या? देखिए, मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहता हूं, 2016-17 में जब एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर मोदी गवर्नमेंट के अंदर अपने ज्योतिराज सिंधिया जी हुआ करते थे, और मोदी जी ने एक प्रस्ताव जो है हर एक गाइडलाइन एयरलाइन को दिया था कि इसमें 24 घंटे पहले तक और 24 घंटे के अंदर कोई भी टिकट अगर कैंसिलेशन करता है तो उसका 100% रिटर्न मिलेगा पैसेंजर को। दूसरा, कुछ एक जहां पर ये चीजें अभी भी पॉसिबल है, लेकिन कुछ एक एयरलाइन आज भी उसकी मनमानी कर रही है, जो है उसको फॉलो नहीं करती है। कस्टमर कॉल सेंटर पे बात करता है तो कॉल सेंटर से एक ही जवाब आता है कि आपको इतना सा अमाउंट मिलेगा, जबकि उसने 24 घंटे 12 घंटे पहले अपनी टिकट को कैंसिलेशन में डाल दिया। दूसरा, ये क्या करते हैं कि जब टिकट रिजर्व करते हैं या टिकट बुक करते हैं, उस टाइम पे रिजर्वेशन टिकट अगेंस्ट कैंसिलेशन अलग 3000-4000 चार्जेस लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इतना पैसा किस लिए लेना है, जब पैसेंजर को फ्लाई नहीं करना तो आप इतना चार्जेस अगेंस्ट कैंसिलेशन क्यों ले रहे हैं? जब सरकार ने एक सिंपल पॉलिसी आपको बनाई हुई है, कस्टमर का पैसा कोई हराम का पैसा या बेकार का पैसा नहीं है, उसकी मेहनत और खून पसीने का पैसा है, वो अपनी सुविधा के लाइन में करता है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि स्कूल के ऊपर सरकार की एक ऐसी टीम है जो विजिलेंट रहती है कि फीस को मनमाने ढंग से ना बढ़ाया जाए। दूसरे और भी ऐसे सेक्टर हैं
कि उसके अंदर ऐसा ना हो। ऐसा ही सिस्टम एविएशन सेक्टर में भी है, लेकिन एयरलाइनों की इतना बड़ा अपने आप को इन्होंने बना लिया है, सरकार से ऊपर अपने आप को समझने लग गए हैं मैनेजमेंट के लोग। ये सोचते हैं कि हमने जो करना है हम करेंगे, जो करने वाले हैं हमारे ऊपर वाले हैं, उनको जवाब देना वो देंगे, लेकिन ये किसी भी पैसेंजर्स को, कस्टमर्स की किसी भी सुविधा को नहीं अवेल करते हैं, उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ इनका उद्देश्य आज के टाइम में पैसा कमाना रह गया है। अगर आप नॉर्मल भी चलाएं एयरलाइन को, तब भी आपको वही पैसा मिलना है, वही पैसेंजर्स मिलने हैं। आप बेटर फैसिलिटीज देंगे तो लोग बहुत अच्छे ढंग से आपके पास आएंगे और कस्टमर क्लाइंटेज आपकी और भी ज्यादा बढ़ेगी। अगर मान लीजिए जैसे किसी भी चीज का एक फिक्स दाम है तो टिकट का भी फिक्स दाम है। मुझे नहीं लगता कि अगर मान लो, लेकिन इस बीच एक यात्री हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अनूप दुबे जी। अनूप दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल सर, हवाई यात्रा के नाम पर पैसे, मोटी रकम ले ली जाती है, लेकिन सुविधाएं वो नहीं मिल रही हैं, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, हादसे आए दिन हो रहे हैं। खबरें लगभग हम डेली बेसिस में पढ़ रहे हैं कि आज चॉपर क्रैश हो गया, आज इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, और आज ही दोबारा देखिए इमरजेंसी लैंडिंग की खबर दोबारा आई है। क्या कहेंगे सर? सर, बहुत ही खराब एटीट्यूड है एयरलाइंस के। अभी मैं 11 तारीख को जो है 11 जून को दिल्ली से वाराणसी आ रहा था। 1:30 बजे की फ्लाइट थी। लोग उस फ्लाइट में अपने पत्नी के साथ बैठे हुए थे। 15-20 मिनट पहले सबको उसमें बिठा दिया गया फ्लाइट के अंदर, और 1.5 घंटे फ्लाइट बिना एसी के सारे पैसेंजर उसमें बैठे रहे। जब पैसेंजर्स ने हंगामा किया, संयोग से उस फ्लाइट पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे जी बैठे हुए थे। जब उन्होंने दखल दिया तो सारे पैसेंजर्स को बाहर किया गया, फिर दूसरी फ्लाइट का अरेंजमेंट किया गया। कोई भी एम्प्लॉइज, उनके इंजीनियर्स कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर फ्लाइट खराब थी तो फ्लाइट के अंदर अगर एसी खराब था तो किसी को बिठाना नहीं था। उठाए थे तो 1.5 घंटे उसके अंदर बैठना नहीं चाहिए था। जो है, अगर महेंद्र नाथ पांडे जी नहीं होते और फ्लाइट उड़ा दी गई थी तो शायद एक और दुर्घटना हो गई होती। बिल्कुल। अनूप जी, आप तमाम एविएशन सेक्टर को इस बीच क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो अपनी सुविधाओं पर काम करें? आपका एज अ यात्री एक्सपीरियंस क्या है जो आप तमाम एविएशन सेक्टर के साथ में शेयर करेंगे? नहीं, बहुत ही खराब है। इसके कर्मचारी बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। ये भी जो है किसी चीज को ध्यान नहीं देते हैं। ये सिर्फ अपनी ड्यूटी करके जाते हैं, और जबकि इसमें सैकड़ों लोगों की जान जो है जोखिम में रहती है। ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास ही वापस आऊंगी। चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे और उन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार के हस्तक्षेप के साथ या फिर बिना हस्तक्षेप के भी, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के साथ, कुछ नॉर्म्स के साथ क्या चीजें ठीक की जा सकती हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विमान हादसे की जांच जारी है। बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर दें। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल लिए हैं। मौके पर पहुंचकर ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया है। पीले रंग की थैली में टीम ने सैंपल भी इकट्ठा किए हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एफएसएल की टीम ग्राउंड जीरो पर सैंपल्स ले रही है ताकि जांच को आगे एग्जीक्यूट किया जाए। मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं।
हालांकि ये जो विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं ये फाइल फुटेज है। विमान हादसे की जांच जारी है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल इकट्ठा किए हैं। अगर इस खबर को सुनकर आप तस्वीरों में पीली पन्नी ढूंढने लगें तो बिल्कुल ऐसा ना करिएगा, क्योंकि ये फाइल फुटेज है। अहमदाबाद विमान हादसे पर क्या कहना है एविएशन एक्सपर्ट देवेश अग्रवाल का, सुनिए। ऑरेंज कलर का एक डब्बा होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, और जो 787 है क्योंकि सबसे नया जनरेशन का हवाई जहाज है, उसमें अपने जैसे सेलफोन में मेमोरी होता है, सॉलिड स्टेट मेमोरी जैसे बोलते हैं, SSD ड्राइव्स होते हैं, तो वो उस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो ऑलरेडी सुनने में आया है कि रिकवर हो चुके हैं। देखते हैं कि अगर वो आग में थोड़ा सा डैमेज हो गए हैं तो फिर अमेरिका जाएंगे जहां स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट उसमें से डेटा निकालेगा। सो एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जिससे सारा आवाज कॉकपिट में रिकॉर्ड होता है, और दूसरा है DFDR डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो हजारों पैरामीटर हर सेकेंड मापते रहता है। तो उससे इन्वेस्टिगेटर बकायदा पूरा हवाई जहाज का सिमुलेशन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हर आइटम में क्या हुआ, किस कहां क्या क्या हुआ, लिटरली पूरा हवाई जहाज को रिक्रिएट करेंगे कि हुआ क्या, और वो उसके कारण, इस एक्सीडेंट का कारण या जो जो पॉइंट्स ऑफ फेलियर हुए हैं और जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है, सब वो बाहर आएगा। दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप दुबे हवाई यात्री हैं आप, कैप्टन कबीर मलिक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा कर रहे हैं। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अनूप जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि जाते जाते ब्रेक पर आपकी बात अधूरी रह गई थी। सर, अपनी बात आप पूरी करें। चलिए, अनूप जी का कनेक्शन हमसे टूट गया है। कैप्टन कबीर मलिक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कैप्टन, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे सर? हम लगातार डिस्कस इसी बात पर कर रहे थे कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे कुछ नॉर्म्स ऐसे सेट किए जाएं कि लोगों को सुविधा की जिसमें गारंटी हो, एटलीस्ट उनकी जान की सुरक्षा की गारंटी हो कि अगर किसी यात्री को कुछ होता है या प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कंपनी को इतने टाइम के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इस तरीके के कोई तो नॉर्म्स सेट होने चाहिए सर। देखिए, मैं कुछ चीज़ों को बहुत क्लियर करना चाहूँगा। दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। अगर किसी दुर्घटना को लेकर हम किसी को कंप्लीटली ब्लेम करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा कि हम सारी चीज़ों को सिर्फ कंपनी या दूसरी एयरलाइंस के ऊपर ही डाल दें, ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन पैसेंजर्स के हक को मानना, ये बात भी ठीक नहीं है। तीसरी बात रही कि सरकार का कंट्रोल किसी भी सेक्टर में, चाहे वो एयरलाइन हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, उन सब पे होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एयरलाइन के ऊपर किसी की नकेल कसना बाय लॉज, कुछ ऐसी गाइडलाइन सरकार को तैयार करनी पड़ेंगी जिसके अंदर कुछ यात्रियों को नुमाइंदे हों, कुछ सरकार के नुमाइंदे हों, कुछ DGC के नुमाइंदे हों, कुछ एयरलाइन के नुमाइंदे हों, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजेस हों जो पार्शली सब चीज़ों को सुन के एक ऐसी गाइडलाइन, एक ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस को तैयार करें जो उसको एक सार्वजनिक रूप से साझा किया जाए, और टिकट के ऊपर या जब आप टिकट बुक करते हैं उसके ऊपर उसको मेंशन किया जाए, क्योंकि कस्टमर को पता होना चाहिए कि वो यात्रा करते समय उसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं उसमें आती हैं। मान लीजिए कोई सुविधाएं उसको अवेल नहीं हो पा रही हैं, उसको मिल नहीं पा रही हैं, तो एक हमारा एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर सिस्टम भी होना चाहिए जहां पे उस शिकायत को आप रजिस्टर करा सकें, और एक टीम होनी चाहिए जो बैकअप पे हर एयरलाइन से और सरकार के नुमाइंदों से इसका जवाब मांग सके। उसका एक समय तय भी होना चाहिए जो 15 से 1 महीने के बीच में होना चाहिए, क्योंकि किसी ने जो पैसे खर्च किए हैं उस पैसे के खर्च करने के एवज में अगर उसको सुविधा और फैसिलिटी नहीं मिलती है तो वो पूरा हकदार है उस असुविधा को जानने के लिए और उसके लिए कंपनसेट होने के लिए। तो सरकार को इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। एयरलाइन हो,
कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो, डिपेंड सारा जो है यात्री और कस्टमर्स के ऊपर करता है। जब तक आप कस्टमर की सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखेंगे, उसके लिए गए पैसे के एवज में उसको पूर्ण रूप से सुविधा उपलब्ध नहीं कराएंगे, मेरा ये मानना है कि अगर फिर दिन पर दिन ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, एयरलाइनों का सिर्फ एक ही मकसद रह जाएगा कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके एवज में आप प्रॉफिट कमाने के हकदार हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि साल 2 साल के अंदर ये बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन जाएं और उस इंडस्ट्री के ऊपर एक साम्राज्य बनाकर राज करना शुरू कर दें, तो ये तानाशाही स्वरूप जो इनका रवैया है, चाहे वो किसी भी एयरलाइन का हो या इंडस्ट्री का हो, वो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है। हिंदुस्तान एक प्रजातंत्र देश है, इसके अंदर सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी सुविधाओं को लेने का, तो इसके ऊपर एक विशेष ध्यान देने का हमारा कर्तव्य बनता है। और सरकार का भी एक नैतिक कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का, अपने जनता का मूल रूप से ध्यान रखा जाए, ना कि एयरलाइंस का। एयरलाइंस किससे जुड़ी है? सिर्फ पैसेंजर्स हम लोगों से जुड़ी हुई है, आप लोगों से जुड़ी है, सरकार से जुड़ी है, इस देश से जुड़ी है। अगर इन्हीं को सुविधा प्राप्त नहीं होगी तो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का, इन एयरलाइंस का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल कैप्टन कबीर, मैं आपसे एक और विषय समझना चाहूंगी। देखिए, जब हम सरकार के हस्तक्षेप की बात करते हैं, सरकार की नुमाइंदगी की बात करते हैं, आपने बताया कि रिटायर्ड जज से लेकर के तमाम लोगों को इसमें शामिल किया जाए और फिर इसका एग्जीक्यूशन आगे करवाया जाए। मैं ये भी समझना चाहूंगी कि ये जो हादसा हुआ है अहमदाबाद का, इस हादसे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हमने 2 विजुअल्स इसमें दिखाए। विजुअल में साफ नजर आता है कि एक यात्री जो दिल्ली से सेम प्लेन पर ट्रैवल कर रहा था, उसी प्लेन में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है प्लेन, ना उसमें एसी चल रहा था, ना उसमें स्क्रीन चल रही है, ना लाइट चल रही है, ना कह सकते हैं कि लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स जो यात्रियों के लिए होते हैं वो बटन पुशअप करने पर सही टाइम पर निकल पा रहे थे। तो लोगों के लिए क्या मैसेज है इस हादसे के बाद सर? देखिए, अगर जैसा आप बता रहे हैं कि वीडियो में इस तरीके से उसी अगर प्लेन की है, तो ये बड़ी अफसोसजनक और चिंताजनक बातें हैं कि सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और प्लेन जो है वो 11 साल पुराना प्लेन था। मुझे लगता नहीं प्लेन इतना पुराने को बहुत पुराना कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि प्लेन की जो लाइफ है 20 से 30 साल चलने के लिए बनाया जाता है और इसके अंदर अगर इसको दिन पर दिन इसके अंदर इसकी वर्क हॉल, इसका इंटीरियर अगर टाइम टू टाइम अगर देखा जाए और रिपेयर किया जाए तो ये इस हालत में नहीं आ सकते हैं। अगर इस स्थिति में था और वाकई वो उसी प्लेन की तस्वीर है, तो मैं मानता हूँ ये बड़ी अफसोसजनक और सोचने का विषय है। इसके ऊपर हमारे डीजीसीए की टीम को, हमारे सरकार को और सुरक्षा समिति को और AAIB को भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और कौन इसके मेंटेनेंस इंजीनियर रहे होंगे, इसकी रख रखाव के अंदर कौन लोग थे, किसने इसको लॉग बुक रेडी की है इस टाइम पे और किसने इसको उड़ने की उस टाइम पे परमिशन दी है इस स्थिति के अंदर, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, आपने एक पहला क्वेश्चन किया था कि इसके अंदर क्या खामियां रही होंगी जो प्लेन इस तरीके से गिरा एकदम से हाइट पे टेक ऑफ करने के बाद। तो मैं पहले शुरू दिन से आपको कह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे साथी एक्सपर्ट्स ने भी इसके बारे में, मेरे सीनियर्स ने भी इसके बताया कि इसके अंदर इंजन पावर लॉस की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हमें ज़्यादा लग रही है। और मैं एक और बात के साथ कहता हूँ, मेरे को लोकल वेदर में भी थोड़ा कहीं डिस्टर्बेंस थी इमीडिएट टेक ऑफ होते ही, क्योंकि टेक ऑफ भी बहुत लंबा था। इतना लंबा टेक ऑफ ड्रीम लाइनर लेता नहीं है, क्योंकि 3.5 किलोमीटर लंबा रनवे था। मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा टेक ऑफ इसको लेना चाहिए था। दूसरा, मैं ये मानता हूँ अगर ये प्लेन 1500 या 2000 की फीट तक और हाइट तक गेन कर लेता तो मुझे लगता है आज ये प्लेन, हमारे जो कैप्टन थे सुमित सब्बरवाल, वो बहुत अनुभवी पायलट रहे हैं इसके अंदर, उनको 8200 घंटों का एक्सपीरियंस था और सिविल जो कुंदर थे उनको भी 1100 घंटे का को पायलट एक्सपीरियंस था। तो वो ग्लाइड करके कम से कम ये हॉस्टल के ऊपर जो जाके ये मेडिकल हॉस्टल पे जो टकराया, इस पर नहीं टकरा पाता। वो ग्लाइड करके कहीं भी एक खुले स्थान पर इसको जो है इसकी इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग करा सकते थे। तो ये बड़ा दुखद घटना है जिसके लिए मैं बड़ी भारी मन से अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। इसमें जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है और हमारे एविएशन परिवार के जो सदस्य इसके अंदर चले गए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए बड़ा दुखद और भारी समय है। मैं भगवान उनको इस समय की में उसको फेस करने की ताकत दे, हम सब उनके साथ हैं।
सर मैं आपके पास वापस लौट रही हूं, लेकिन इस बीच देखिए एक आपको विजुअल दिखाएंगे। 18 तारीख को अनूप दुबे जी और महेंद्र नाथ पांडे, जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। उस दौरान किस तरीके की स्थितियां पैदा हुई थी, 18 मई 2025 का ये विजुअल देखिए। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, गर्मी से पसीने से तरबतर नजर आ रहे हैं। एक बार ये विजुअल पूरा सुनिए, इसका ऑडियो दीजिएगा प्लीज। 18 तारीख है, 4 बजे की फ्लाइट है। पटना के लिए ये फ्लाइट है, एयर इंडिया की है। आज 19 तारीख है, आज का तारीख आज 18 तारीख है, 4 बजे की फ्लाइट है। हम लोग 1 घंटे से फ्लाइट में हैं, विदाउट एसी। आप देख सकते हैं कितना स्वेट हो रहा है। बच्चे परेशान हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दौरान इस प्लेन के अंदर महेंद्र नाथ पांडे के परिचित बैठे हुए थे। सोचिए, उन्होंने आगे आकर के इनिशिएटिव लिया और उनको कॉल किया। महेंद्र नाथ पांडे ने इनिशिएटिव लिया और उसके बाद इस फ्लाइट को कह सकते हैं कि यात्रियों से खाली कराया गया और दूसरी फ्लाइट में यात्रियों को शिफ्ट किया गया। 1.5 से 2 घंटे लोग इस फ्लाइट के अंदर परेशान होते रहे हैं। सोचिए, अगर ये फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती, ये भी एयर इंडिया की फ्लाइट थी, टेक ऑफ कर जाती, तो क्या हम उस तारीख को भी हादसे की कोई खबर पढ़ रहे होते, क्या आपको बता रहे होते? क्या बहुत सी ऐसी तस्वीरें लगातार अब सामने आ रही हैं। एयर इंडिया की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही है और तस्वीरें देखिए। और हम लगातार एविएशन सेक्टर किस तरीके से यात्रियों को परेशान भी करता है, उनसे मनमाने रकम भी वसूलता है और उसकी एवज में सुविधाएं भी नहीं देता है। इसी पर बातचीत कर रहे हैं कि क्या ये एयरलाइन है या फिर डेडलाइन है। अनूप दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप दुबे जी, आपने भी अपना अनुभव साझा किया है कि किस तरीके से आप फ्लाइट के अंदर मौजूद थे और इनिशिएटिव लिया गया, तमाम यात्रियों को दूसरी प्लेन से भेजा गया। सर, एक बार फिर से वो अनुभव साझा कीजिएगा। ये 11 जून को हम जो है एयर इंडिया के फ्लाइट जो 1:30 बजे वहां से चलती है दिल्ली से वाराणसी के लिए, उसके लिए हम लोगों ने उड़ान भरना था। 15 मिनट पहले सारी बोर्डिंग करा दी गई थी, सारे यात्री उसमें बैठ गए थे और यात्रियों को बिठा करके 1.25 से 1.5 घंटा जी उसका एसी रिपेयर किया जा रहा था, जो बहुत ही खराब पोजीशन थी। सारे यात्री गर्मी से परेशान, बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग महिलाएं थी, शब्द आ रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो लोग कह रहे थे कि 10 मिनट में हम उड़ान भर रहे हैं, बस सब यात्री उसमें बैठ रहे थे और एसी की रिपेयरिंग वो करा रहे थे यात्रियों को बिठा करके। 1.5 घंटे गर्मी में बैठने के बाद उसी संयोग से उस में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी भी बैठे हुए थे। जो है, जब उन्होंने देखा कि सारे लोग परेशान हैं, तो उन्होंने अपने प्रोटोकॉल अधिकारी को फोन किया और बोला कि जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करके सारे लोगों को यहां से निकलवाइए। तब उनके पहल पे जाकर के सारे लोगों को 1.5 घंटे बाद फ्लाइट से बाहर किया, फिर जाकर के दूसरी फ्लाइट का फिर इंतजाम हुआ। जो है, तो 5:30 बजे के बाद फिर दूसरी फ्लाइट मिली, तो फिर सारे लोग चले। बिल्कुल। कैप्टन कबीर मलिक, मैं आपके पास आऊंगी। सर, देखिए लगातार इस तरीके की अनियमितता देखने को मिलती है। कई बार देखिए, हम चूंकि न्यूज़ बिजनेस में हैं सर और लगातार लोगों को खबरें बताते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं घर जाती हूँ वापस, तो मुझसे भी कई सवाल पूछे जाते हैं। मेरी दादी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, वो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। उनका सवाल है ये, सवाल ये कि प्रधानमंत्री का प्लेन क्यों नहीं क्रैश हो जाता है, प्लेन आम आदमी का ही क्यों क्रैश हो रहा है? क्या इंडिया के अंदर आम इंसान की जान वाकई में इतनी ज्यादा सस्ती समझ ली गई है कि 170 मर गए, 242 मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या ये वाकई में न्यू नॉर्मल क्रिएट हो गया है कि
एक तरीके से मॉब मर्डर इसको कहेंगे। अगर आप सुविधा नहीं दे रहे हैं तो इसको एक्सीडेंट से ज्यादा मॉब मर्डर डिक्लेयर किया जाना चाहिए सर। देखिए, जो आपकी दादी का सवाल था ये बड़ा अच्छा और एक बड़ा सच्चा सवाल है, और इसके ऊपर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कोई ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं देश के प्रथम जो पर्सन के रूप में काउंट किया जाता है, पहले अपने राष्ट्रपति या दूसरे प्रधानमंत्री हैं, उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अति नए प्लेन जो हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्लेन उनकी सर्विस में लगाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पर एक जो वीआईपी कल्चर की बाढ़ आज से कुछ साल पहले थी वो लगभग ख़त्म हो गई है, लेकिन प्रायोरिटी पे कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिनको हमें अपने देश के अंदर सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि आम आदमी की ज़िंदगी या आम आदमी की लाइफ हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए, उनकी मूलभूत सुविधाएं और उनकी जान की कीमत, मुझे लगता नहीं है आज के टाइम में उसकी कोई वैल्यू है। और सेम वही बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, एयरलाइन जो है अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में एक आम इंसान की कीमत को नहीं समझ पाते हैं। दुख उस परिवार को, उस सदस्य को, उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस पत्नी को, उस भाई को होता है जो अपने सदस्यों को किसी भी हादसे में होता है, चाहे वो एयर हादसा हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, उसके अंदर उसकी कीमत समझने वाला कोई भी सरकारी तंत्र के अंदर या कोई मेडिकल सर्विस के अंदर नहीं है। ये बात हमारे को आज माननी पड़ेगी। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हमें हर आदमी की कीमत की वैल्यूएशन को समझना होगा और उसी के मुताबिक हमें मानवता के आधार पर इंसान की कीमत की वैल्यू को लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने सदस्यों के लिए एक अहम भूमिका रखता है। वो जीवन में जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आता है, लेकिन हम ये कहते हैं वो अच्छा था चला गया, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक हम जीते जी अपने हर इंसान की जान की वैल्यू को नहीं समझेंगे। सेम एयरलाइन के अंदर आपको कहना चाहता हूं, जितने भी पुराने सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं उनको इमीडिएट डिसकंटिन्यू करना चाहिए। जो एरोप्लेन्स जो हैं 10 से 12 साल पुराने हो चुके हैं, उनकी टाइमली उनकी ऑडिट होनी चाहिए, उनकी लॉग बुक चेक होनी चाहिए। उसके ऊपर एक सुपरवाइजिंग कमेटी को गठित करना चाहिए, जो सरकार के द्वारा चयनित करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसमें हो, कुछ अपने जो आम जनता के बीच के नुमाइंदे हो, अच्छी जो पोस्टों के ऊपर हो, उनको भी इसमें सम्मिलित रहना चाहिए। उस ऑडिट को एक कंबाइंड टीम के द्वारा जो है लीड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, जब तक हमारे जो ऑफिसर्स हैं अपनी पूर्ण निष्ठा और कार्य के साथ, अपनी ड्यूटीबद्ध प्रतिज्ञा के साथ ये लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, ये घटनाएं घटित होती रहेंगी। ये इंडस्ट्री सिर्फ कोई मलाई खाने के लिए नहीं है, ये एक इंसान को सुख सुविधा देने के लिए कम समय में अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने का एक माध्यम है। आज के जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो आज का एकदम भागम दौड़ का जो आज का दुनिया है, संसार है, उसके अंदर किसी भी व्यक्ति के पास समय का बहुत अभाव है, पैसे का अभाव नहीं है। इसीलिए ये आदमी इस अपने समय को बचाने के लिए हवाई सेवा को चुनता है। तो वो इस हवाई सेवा को मद्देनजर रखते हुए हमें ध्यान में रखना होगा, इसकी सुख सुविधाएं और लोगों की हितों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आए दिन जो आज ये घटना हुई है हमारे देश के अंदर, 242 परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हमारे एविएशन फैमिली के अंदर एक बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि बड़ा एक दुख का समय है। तो जो इसके अंदर पायलट और को पायलट थे वो अभी कोई ज़्यादा उम्र के नहीं थे, उनके फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जो लोग इसके अंदर सवारी कर रहे थे उनके अंदर भी जवान बच्चे थे, कुछ जवान नौजवान जोड़े भी थे। सर पूरा परिवार खत्म हो गया, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, ये तो बहुत ही आप ये देखिएगा कि उनको आइडेंटिफाई करना, उनका डीएनए आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे कि इनकी जो बॉडी है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, और उनका जो आखिरी रिचुअल्स होता है हमारे धार्मिक सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, उसके मुताबिक कौन करेगा, किस प्रकार किया जाएगा,
ये बड़ा एक सोचने का विषय है। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी धार्मिक संस्थाएं हों जो इसकी जिम्मेवारी लें और हमारे जो ये पार्थिव शरीर हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना रखते हुए इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए। और जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी, मैं सुनकर बहुत जो है मुझे अच्छा महसूस हुआ कि हमारे पास गुजरात में जो फॉरेंसिक लैब है उसके अंदर हमारे पास 1000-2000 DNA टेस्ट करने की सुविधा है। तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए और उनकी संवेदना जो उन्होंने व्यक्त की है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और उनके जो वक्तव्य से मेरे को इतनी संभावना, इतना मेरे को भरोसा ज़रूर है कि इनकी DNA का टेस्ट बहुत जल्द से जल्द किया जाएगा और इनकी जो पार्थिव शरीर हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, इनके परिवारों को जल्द से जल्द सौंपा जाएगा। और इसके लिए मैं गृह मंत्री और माननीय दुख की घड़ी भी है सर और निर्णय लेने की भी ये घड़ी है। मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय और एविएशन सेक्टर दोनों ही मिलकर के कुछ ऐसा तो रास्ता जरूर निकालेंगे जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। शायद वहां पर कोई एक ऐसा रास्ता जरूर निकलेगा जो लोगों की जान की कीमत को एटलीस्ट समझ पाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। अनूप दुबे जी हमारे साथ में जुड़े और साथ में कैप्टन कबीर मलिक हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने चर्चा के लगभग हर पहलू में संवेदना के साथ साथ जिम्मेदारी की भी बात करी है।